बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुरूद पढ़। चैप्टर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस के तौर पे दिया था। सॉल्व हुआ? नहीं, मैं करवाता हूँ। मैं करवाता। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है जी, और फिर इंशाल्लाह इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। चलें, आ जाए जरा क्वेश्चंस पे आ जाए। Superior Enterprise is engaged in business of supplying 4 different product। भाई हम 4 डिफरेंट प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। 4 डिफरेंट प्रोडक्ट कौन सी बच्चों? ए, बी, सी, डी, ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। द डिटेल रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब डिटेल किसकी मेरे पास? इन्वेंट्री की, मूवमेंट की और इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर की। ठीक हो गया, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री ए का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है। ए की बात करें तो 30 यूनिट्स अवेलेबल हैं मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पे, और उन 30 की वैल्यू कितनी है? 60,000। फिर क्वांटिटी परचेज कितनी की हमने? 360। और इन 360 की वैल्यूज़ कितनी आ गई? 810 आ गई। ये जो 360 यूनिट्स परचेज किए, इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज हैं। इसके ऊपर क्या है? इंपोर्ट ड्यूटीज है। और इस इंपोर्ट ड्यूटी में रिफंडेबल वाले को तो इग्नोर मारेंगे, क्रॉस कर देंगे, देखना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं इसकी। क्या ख्याल है? नॉन रिफंडेबल वाले को ऐड कर देंगे। ये हम थोड़ा माइंड में स्केच बनाते जा रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्वांटिटी सेल आ गई। 350 यूनिट सेल कर दिए और आगे उनकी वैल्यू आ गई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू कंपनीज गोडाउन आर 100 पर यूनिट। 100 पर यूनिट का क्या आया? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आए। ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं जो कि 100 पर यूनिट हैं, ये किसी एक आइटम के लिए होंगे या सारों के लिए होंगे? सब के लिए होंगे। तो इसका मतलब जो ए के 360 यूनिट खरीदे, तो एक यूनिट के ऊपर कितना का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पड़ा होगा? 100 का। तो कितना पड़ा होगा? 36,000 का। 36,000 का। 10 बच्चों। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए, बात समझ लगती है? इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन एड बी इस 360 की परचेज प्राइस जो कि 10,000 इसमें ऐड करूंगा। ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो 90,000 है ये भी उसमें ऐड कर रहा हूँ, और ये ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें ऐड होंगे। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। कुछ हल्का फुल्का पता चल रहा है क्या करना है? बस अब इस तरह इतना भी करते रहेंगे ना तो आप अच्छे खासे नंबर इसमें से ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत मुश्किल वाली बात है ये अभी तक। अच्छा, एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी होगी जो बाउंसर जाएगी, जो समझ नहीं आएगी, वो करने के लिए बनी ही नहीं होती। वो एडजस्टमेंट बनी ही इसलिए होती है कि आप उसको पढ़ें और वो आपको ना समझ आए, आप उसको छोड़ दें। वो डिज़ाइन इस तरह की होती है, वो सॉल्व करने के लिए बनी ही नहीं होती। तो बच्चा उससे को सॉल्व करता है, यार ये नहीं हो रहा मेरे से। भाई वो होने के लिए बनी नहीं है ना। वहाँ पर एजम्पशन लेंगे, अज्यूम करेंगे, उसको कहेंगे अल्लाह हाफिज। ठीक है,
कोशिश करनी है, ड्यू एफर्ट जितनी कर सकते करनी है, लेकिन एक टाइम देके यार आपको सिर्फ मैक्सिमम 2-3 मिनट तक सोचूंगा, 2-3 मिनट तक अगर मैं कर पाया तो ठीक है, नहीं तो अजम्पशन लेके मैं आगे जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक एडजस्टमेंट को सही करने के चक्कर में मैं 5-10 मिनट बर्बाद कर दूँ। बात समझ आ रही है? मेरा आगे पूरा पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ठीक है, अगर वो मैक्सिमम एडजस्टमेंट 2 नंबर की हुई है, 2 नंबर कट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 10 में से 2 निकल भी गए, 8 तो हमारे कब्जे में, 8 में 7 तो आ ही जाएंगे, ठीक है जी। Second value adjustment. The transportation charges for the company's go down to the customer premises are approximately rupees 150 per unit. ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है फ्रॉम कंपनीज गो डाउन टू कस्टमर प्रेमिसेस। क्या इसको भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा? क्या इसको भी प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा? बोलो यार, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बच्चों नहीं बनेगा, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये किसका हिस्सा बनेगा फिर? वो ये एनआरवी किसने कहा? बहुत अच्छे, कमाल, जबरदस्त, छा गए हैं। ये एनआरवी का हिस्सा बनेगा, ये एनआरवी का हिस्सा बनेगा। ये चीजों को बेचने का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहां से कहां चीजें जा रही हैं? फ्रॉम कंपनीज गो डाउन टू कस्टमर के घर, कस्टमर के घर। तो सेलिंग एक्सपेंस हुआ ना, यानी कि ये 150 पर यूनिट कहां पे जाएगा? ये कॉस्ट टू, ओ बोलो ना यार, शर्म आ रही है बोलने में, सर बोले ना फिर यार। ये 150 क्या है मेरे पास बच्चों? ऐसे आपके कॉन्सेप्ट बनने हैं और ब्रैकेट में लिख जाऊंगा कॉस्ट टू सेल, तुमने एन और वी में ना माइनस होना है। ये छोटे छोटे हिंट लिख रहा हूं, सही है? बस समझ लगी? बस आपने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को पहचानना है यार, ये कहां कहां जाएगी। तो पहले वाले ट्रांजैक्शन ने कहा हम तो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, हम तो इन्वेंट्री परचेज कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, और इसने कहा नहीं 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 नहीं, हम चीज़ों को लाने का खर्चा नहीं है, चीज़ों को सेल करने का, कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा है, हम तो सेल में जाएंगे, हम तो एनआरवी में जाएंगे। बस ये जिस बच्चे ने चीज़ें पहचान ली, मैं कहता हूँ वो सारे सवाल फड़का देगा, सही है? वो उसका पेपर पास है इंशाल्लाह, आपका भी पास होगा, सारों का पास होगा अल्लाह ने चाहा। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए। अब यहां से ना, क्या अब ये 2 पढ़कर आप लोगों को मुश्किल फील हुई? अब ना 2 तरह के क्लास में बच्चे होते हैं। एक बच्चा कहता है यार सवाल आ गया, आओ जवाब लिखते हैं। वो जवाब लिख ही नहीं पाएगा, क्यों? उसने सवाल ही अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर सही तरीके से सवाल अंडरस्टैंड कर लो, आपको आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब आंसर लिखने की जरूरत पड़ रही है? क्या पॉइंट नंबर 1 आपको पेन कर रहा है? तकलीफ पहुंच रही है इससे? नहीं पहुंच रही। प्रॉब्लम कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या पॉइंट नंबर 2 प्रॉब्लम कर रहा है? क्या करना है यार इसका? नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से समझ लिया। अगर क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो सर, आधा आंसर तो वहीं बन जाता है। बात समझ आ रही मेरी? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, 25% ऑफ क्लोजिंग। इसलिए जब भी मैं कोई सवाल आपको दूंगा पास पेपर का, मैं इसी तरह से सारा सवाल का पोस्टमार्टम करूंगा और हम तय कर लेंगे किसने कहां कहां जाना है, ताकि जितनी वेल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की होगी सर, आंसर ड्राफ्ट करना फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए। बात समझ आ रही है? इसलिए मैं क्वेश्चन खुद समझाया करूंगा सारा के सारा, सारे नहीं, मुश्किल मुश्किल वाले। 25% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम ए, इसका मतलब कहानी किसकी बयान हो रही है? क्या बी और सी के लिए भी ये वाली कहानी इस्तेमाल करूंगा? हाँ सर, बस ये आपने अच्छी अच्छी सी इंग्लिश पढ़ लेनी है। ये सारी कहानी किसके लिए है? सिर्फ ए के लिए। बाकी बी सी डी की तरफ देखना भी नहीं है, गुनाह मिलेगा आपको, सही है? कहता है 25% जो आइटम है ना वो डैमेज होगी ड्यू टू मिस हैंडलिंग, आगे रीजन भी बता रहा है, एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब बताओ इस लाइन का फर्क कहां पे पड़ेगा? कॉस्ट पे पड़ेगा, एनआरबी पे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा फर्क? ये जो लाइन है, इस लाइन का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ये लाइन के एडजस्टमेंट कहाँ लिखूंगा?
क्या कॉस्ट वाले एरिया में लिखूंगा या एनआरवी वाले एरिया में लिखूंगा? क्योंकि हम पता हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, और अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट पढ़ दूं तो रिक्वायरमेंट कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक। बताएं वैल्यू ऑफ स्टॉक किस पे होती है? बोलो यार, वैल्यू ऑफ स्टॉक किस पे होती है? वैल्यू ऑफ स्टॉक किस पे होती है? वैल्यू ऑफ स्टॉक होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। इसका मतलब पूरे सवाल में से ए बी सी डी की कॉस्ट चाहिए, ए बी सी डी की एनआरवी चाहिए, दोनों का मुकाबला करवाऊंगा, लोअर के ऊपर रिकॉर्ड कर दूंगा। अब पहली वाली आपने पॉइंट पढ़ा, और पहले वाला पॉइंट किस में फिट इन बैठेगा? कॉस्ट में। तो पहले वाली पॉइंट का ताल्लुक कॉस्ट में है। दूसरा वाला पॉइंट पढ़ा, दूसरा वाला पॉइंट आपका एनआरवी का हिट कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं तीसरा वाला पॉइंट किसको हिट कर रहा है? कॉस्ट को या एनआरवी को? ये कहां पे लिखूंगा? ये जो डैमेज वाला पॉइंट है 3 वाला, डैमेज वाला जो पॉइंट है 3 वाला, क्या ये कॉस्ट में जाएगा या एनआरवी में जाएगा? आप कहां लिखेंगे? सर लिखा हुआ है सोल्ड 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, इतना क्लियर लिखा हुआ है। और वो क्या करे इससे क्लियर कैसे बताए? मतलब वो कैसे बताए आपको कि जब डैमेज हो गया वो 60% सेलिंग प्राइस पर सेल होगा, और सेलिंग प्राइस एनआरवी होती है, इस पॉइंट का ताल्लुक एनआरवी के साथ है। अब वो कैसे बताए आपको? इतना क्लियर कट बता तो रहा है। बात समझ आ रही? तो लफ्ज़ बता दिया करेंगे कि हम कहाँ पे फिट होंगे, ठीक है? तो जो थर्ड वाली एडजस्टमेंट है, जब आइटम ए की या प्रोडक्ट ए की एनआरवी कैलकुलेट करूंगा, इस तीसरे वाले पॉइंट को माइंड में रखूंगा कि जो 25%, इसका मतलब ए में कुछ गुड्स होंगी, कुछ डैमेज होंगी, डैमेज की एनआरवी का मसला आएगा, गुड की एनआरवी का मसला नहीं आएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? फोर्थ वाला पॉइंट, अ न्यू प्रोडक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंपेटिटर। ओए होए होए, हमारा कंपेटिटर आ गया, उसने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दी जो कि हमारी प्रोडक्ट सी जैसी थी, एंड इज बीइंग मार्केटेड एट ₹3200 पर यूनिट। और वो मार्केट में कितने की बेच रहा है? 3200 पर यूनिट की बेच रहा है। बात समझ आ रही है? और हम देखें, ये सी में जाके बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूं हल्का फुल्का। हम सी कितने की बेच रहे हैं? हम सी कितने की बेच रहे हैं? 23200000 को 580 से इसको इससे डिवाइड करो तो सेलिंग प्राइस सी की आ जाएगी। चेक करो हम सी इस वक्त कितना का बेच रहे हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? हाँ, 4000 की बेच रही हैं। ये कैलकुलेट कर लिया आपने? 23200000 डिवाइडेड बाय 580 करेंगे तो हम कितने की बेच रहे हैं? 4000 की बेच रहे हैं। हम कितने की बेच रहे थे? 4000 की बेच रहे थे। हमारा कंपेटिटर आ गया जो हमारी सी जैसी प्रोडक्ट बेच रहा है, और वो कितने की बेच रहा है? और मैं कितने की बेच रहा हूं? 4000 की। वो कितने की बेच रहा है? कस्टमर किसकी तरफ जाएगा? 3200 की तरफ जाएगा। कहानी आगे चल रही है, अभी कहानी चल रही है। द मैनेजमेंट ऑफ सुपीरियर एंटरप्राइज इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन फ्यूचर। तो मैनेजमेंट, एंटरप्राइज की मैनेजमेंट को लगता है कि फ्यूचर में इट विल ऑल्सो हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। करना ही पड़ना था, कंपेटिटर लोएस्ट प्राइस पे चीज बेच रहा है, तो मैं कैसे 4 पे रह सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है, इकोनॉमिक्स का रूल ही नहीं है। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। तो जब मेरा कंपेटिटर 3200 की चीज बेच रहा है और मैं 4000 की बेचूंगा, तो कस्टमर का दिमाग खराब है मेरे से 4000 की खरीद के जाए। और चाके सिमिलर है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे अपनी प्राइसेस कम करनी पड़नी थी, और अच्छा डिसीजन लिया सुपीरियर एंटरप्राइज की मैनेजमेंट ने कि वो अपनी प्राइसेस को कम कर दे, और वो कम करके अब कितने की बेच रहा है? अब मुझे ये बताएं, मेरे पास 3 प्राइसेस आ गई, ओल्ड प्राइस 4000, दुश्मन की प्राइस कितनी है? 32 प्राइस। ये हमारी रिड्यूस्ड प्राइस कितनी है?
रिड्यूस्ड प्राइस कितनी है 3500। मेरे पास दो हल थे इस कंसेप्ट को समझाने के। पहले ही कंसेप्ट समझा देता और फिर आप ये पढ़ते तो कहते हो सर ये तो वही जो आपने अभी समझाया और इसका जवाब सर ये है। ये तरीका नंबर 1 है। दूसरा तरीका ये, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया नहीं, मैंने आपको कहानी समझा दी और मैं आपके जजमेंट के ऊपर छोड़ूंगा इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। अगर तो आपने सही कर लिया इसका मतलब आप सही दिमाग इस्तेमाल कर लोगे, और अगर आपने गलत भी जवाब दिया तो हमारे पास लिए सारी कॉन्सेप्ट पहले कभी पता ही नहीं था। दोनों तरह से आपको मैंने सेफ साइड पर रखा हुआ। ठीक है, अब बताएं, किताबों को आग लगा के सोच रही है। सोचें आप सुपीरियर एंटरप्राइज के मालिक हैं और ये आपके साथ हो रहा है, तो आप जो है अपनी प्रोडक्ट को किसके ऊपर बेचते हो? फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट ये था, किसके ऊपर बेचता? ये रिड्यूस प्राइस से बेचता, कंपैटिटर की प्राइस के मुताबिक बेचता। यानी कि चलो सारे इस पे तो राजी है ना सर, ओल्ड पे तो ना रहते, तो ओल्ड के तो गेम से आउट हो गया, ये इररेलेवेंट हो गई। अब ओल्ड वाले हो, तू तो फिर उड़ गया सबसे पहले। ओल्ड पे तो मैं नहीं रह सकता, वो ठहर जाए अभी। ओल्ड पे तो नहीं रह सकता क्योंकि कंपैटिटर 3200 की बेच रहा है और सिमिलर प्रोडक्ट है, मैं 4 पे नहीं सकता, मुझे कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का रूल है। हाँ, फ्यूचर का मतलब है सुबह बेचना है ना, मतलब फ्यूचर थोड़ी 10 साल बाद बेचना है। फ्यूचर मतलब सुबह, मतलब सुबह भी तो फ्यूचर है ना। आज क्या है? प्रेजेंट। मेरा ख्याल तो 1 घंटा भी फ्यूचर होता है, पर मान लेते सुबह फ्यूचर है भाई। टुमारो इज योर, कहते नहीं टुमारो इज योर फ्यूचर, टुडे इज योर प्रेजेंट। आप फ्यूचर कंसीडर करो, 10 साल बाद आएगा फ्यूचर, 5 साल बाद प्रेजेंट होगा इंशाल्लाह। आप बल्कि हम ये रूल रखेंगे, करंट ईयर नॉन करंट एसेट, आफ्टर 1 ईयर फ्यूचर, विद इन 1 ईयर प्रेजेंट। सुबह फ्यूचर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का रूल है ना, 4 पे तो रहना बेवकूफ़ी है। वो मेरी जैसी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो 3200, मैं 4 पर, तो कोई मुझसे खरीदेगा नहीं। ये बात है, मुझे से नीचे ही आना है। अब 2 प्राइसेस है, 3500 या 3200। हम फॉलो करेंगे रिड्यूस प्राइस 3500। क्यों मैं 3500 कह रहा हूँ? हमारी एक ब्रांड लॉयल्टी है, हमारी कस्टमर लॉयल्टी है, हमारी कस्टमर रिलेशनशिप है, हमारा ब्रांड इमेज है, हमारा कस्टमर बैंक है, हमारा मार्केट शेयर है। सारी बिजनेस के टर्म पर बोल रहा हूँ, I2B वालों, यकीन करें आप सब्जेक्ट तगड़े तगड़े पढ़ कर आए ना, आपको इतने सब्जेक्ट कॉस्ट पढ़ने में इतना मजा आए। ये सारी मार्केटिंग है, ठीक है, ब्रांड इमेज है। तो मेरा एक ब्रांड है, मैं 4000 से अगर 38 पे भी जाता, लोग कहते हैं यार 200 रुपये कम हो गए यार, यही खरीदते हैं। अच्छा है, बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो मैंने तो फिर भी 500 रुपये कम कर दिए, तो मुझे पता है मेरा ब्रांड इमेज है, अगर मैं इतने भी कम कर दूंगा तो मेरा सर्वाइवल पे रहूंगा, लोग मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, लोग इस पे राजी हो जाएंगे, यार 500 रुपये कम कर दिया इसने यार। ठीक है, तो हम कौन सी प्राइस फॉलो करेंगे? 3500 प्राइस फॉलो करेंगे। सही है, मैं इसके ऊपर आपके आर्गुमेंट्स लेता, अगर आप मुझे कोई रैशनल जवाब दें तो मैं नहीं लूँगा, तो आपने ये प्राइस लेनी, वक्त ज़ाया होगा। ठीक है जी, कोई सवाल है किसी का? पूछ। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल गया हमने कौन सी प्राइस लेनी है, सर एंटरप्राइज की। हम कभी भी कंपैटिटर की प्राइस फॉलो नहीं करेंगे। अगर मैं कंपैटिटर की प्राइस फॉलो कर रहा हूँ, भाई अच्छे हैं आप, पुराने बाबे हैं, एक नया कंपैटिटर सुबह सुबह आया, आप उसको फॉलो करें, वो चाहिए उसको, वो आपको फॉलो करे। सही है? हाँ, यू आर द मार्केट लीडर, आप पुराने हो। ठीक है, इसलिए 4000 पे लॉजिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। 4000 से कम पर आऊंगा, कम पर 3500 या 3200। भाई 3200 तो कंपैटिटर चार्ज करेगा, मैं 3500 चार्ज करूंगा, तो हम 3500 पे रिकॉर्ड करेंगे। डन बच्चे, बात समझ लगी? सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब क्या करना है? अब हमें इसका सोल्यूशन देखना है। जल्दी से इस सारे सवाल को, जो मैंने सारी एडजस्टमेंट सुनाई, 2 मिनट में वाइंड अप करो सारा, फिर बस इसके बाद सोल्यूशन आने लगा। ऑनलाइन वाले भी जल्दी से इसको रिवाइज कर लें सारे कॉन्सेप्ट को, फिर हम सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं।
जी बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लिया? कर लिया? चलो जी, आंसर लिखते हैं हम। चलिए, बस मुझे वहाँ पे आने दे अब, बस क्वेश्चन चलते आते हैं। जी जी, क्या हुआ? वो पॉइंट आने दे, फिर डिस्कस कर लेते हैं मसला नहीं। चलें जी बच्चों, हमारे पास कितनी प्रोडक्ट हैं? 4 प्रोडक्ट हैं। हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं और हमने क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में हमने कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। अच्छा, सवाल अगर खामोश है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और अगर मुझे बीच में फाइफो या एफको का डिसीजन लेना पड़ जाए, ठीक है, तो कौन सा हम मेथड यूज़ करेंगे? फाइफो करेंगे या एफको करेंगे? फाइफो करेंगे या एफको करेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम वेटेड एवरेज के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? वेटेड एवरेज के साथ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 4 प्रोडक्ट आ गई ए बी सी डी, और हम मुझे 2 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट चाहिए और एनआरवी चाहिए। हम टोटल के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर यूनिट के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट को, और फिर हम देख लेते हैं एनआरवी को, फिर दोनों का मुकाबला करवाएंगे। मुकाबला करवाने के लिए, क्योंकि मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाली है, और वैल्यू ऑफ स्टॉक कब की है? 31 दिसंबर 2007। इसका मतलब क्लोजिंग यूनिट सबसे पहले मुझे चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग यूनिट्स, क्योंकि क्लोजिंग यूनिट को कॉस्ट या एनआरवी किसके ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है, ये लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से मुझे ये पता चला कि क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं। बात समझ आ रही है? चलेंगे, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं क्लोजिंग यूनिट्स की। यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे क्लोजिंग यूनिट्स। यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, क्लोजिंग यूनिट्स आ गए, फिर हमारे पास सारी की सारी कॉस्ट किसके ऊपर पड़ी है? टोटल कॉस्ट, परचेज प्राइस। देखें, ओपनिंग यूनिट किसके ऊपर पड़ी हुई है? 60,000 टोटल कॉस्ट के ऊपर। परचेज प्राइस 360 किस पे पड़ी हुई है? टोटल कॉस्ट के ऊपर। यानी कि आगे मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे? आगे एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लेंगे। क्या कर लेंगे? टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट में रहना हो, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट पे रह सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, आगे टोटल एनआरवी आ जाएगी, आगे टोटल एनआरवी आ जाएगी, ठीक है। तो फिर कॉस्ट और टोटल एनआरवी का मुकाबला करवा लूँगा। अगर कहीं पर मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई कि यार टोटल में कंपैरिजन बन नहीं रहा या टोटल में वैल्यूज मुझे मिल नहीं रही, तो फिर टोटल कॉस्ट को भी पर यूनिट में ले जाऊंगा और एनआरवी को भी पर यूनिट में ले जाऊंगा। बात मेरी समझ आ रही है? ठीक है, चले वो बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं। अगर टोटल कॉस्ट के बाद टोटल एनआरवी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इस टोटल कॉस्ट को क्या करूंगा? टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे ले जाऊंगा। तो टोटल कॉस्ट को मैं ले जाऊंगा कॉस्ट पर यूनिट पे, कॉस्ट पर यूनिट पे। अब ये बना रहा हूं, ठीक है। और अगर कॉस्ट पर यूनिट पे है तो एनआरवी किस पर होगी? एनआरवी पर यूनिट पर होगी। और अगर एनआरवी, अभी आप लोग साथ साथ बनाए ना, मैं भी इसलिए सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर वो चीज़ हमें ना मिले हम चेंज कर सकते हो। टोटल कॉस्ट मिल गई, अगर टोटल एनआरवी मिल गई तो फिर कॉस्ट पर यूनिट नहीं बनाऊंगा, तो इस कॉलम को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल एनआरवी पर आ जाऊंगा। लेकिन अगर एनआरवी का टोटल में मिलना मुश्किल हुआ, तो अगर एनआरवी पर यूनिट में है तो मजबूरी है कॉस्ट को भी पर यूनिट में लेकर आना पड़ेगा, तो साथ ही मैंने एक कॉलम बना दिया। अच्छा, अब 2 चीज़ें मुझे मिल गई, कॉस्ट पर यूनिट में मिल गई, एनआरवी पर यूनिट में मिल गई, या कॉस्ट टोटल में मिल गई और एनआरवी पर यूनिट पर एनआरवी टोटल मिल गई। बस उसके बाद फाइनल मेरा आंसर आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा? वैल्यूएशन ऑफ, वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और फिर लास्ट में हम क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होगी वो कर देंगे, और ये ग्रीन वाला मेरा फाइनल आंसर होगा। डन। अच्छा, ये हमने कुछ फॉर्मेट हल्का फुल्का सा बना लिया। अब इस फॉर्मेट को पूरा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट ए को। मैंने फॉर्मेट बना दिया, सॉल्व मैंने आपसे ही करवाना है, सवाल मैंने नहीं हल करना। सबसे पहले आ गई मेरे पास प्रोडक्ट ए, क्या आ गई? प्रोडक्ट ए। ये प्रोडक्ट ए मेरे पास आ गई। मुझे क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करने? क्लोजिंग यूनिट। 1 मिनट है, क्लोजिंग यूनिट बताओ ए के कितने हैं? 1 मिनट है आपके पास। फोर्टी। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल चीज़ थी, कोई मुश्किल चीज़ थी नहीं। अच्छा, ये क्लोजिंग यूनिट कैसे आए? इसके लिए इक्वेशन याद कर लें। ओपनिंग यूनिट्स होंगे, परचेजेज होंगे, माइनस सेल कर दिया तो क्लोजिंग यूनिट्स यहाँ से आपके पास सिंपल इज दैट आ जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? ए के लिए 30, परचेज कितने की है? 360, सेल कितने की है? 350। बस ये 3 करने, 1 2 -3। ठीक हो गया? तो मुझे ज़रा लिखवा दें। ना 30 प्लस 360 माइनस 350, तो क्लोजिंग यूनिट्स कितने आगे? क्लोजिंग यूनिट्स आगे मेरे पास 40। ये ए के आगे। ये लिखने के लिए कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए आपको? नहीं। तो इसका आपको एक आधा नंबर मिल ही जाना था, जो आधा नंबर तो मिल ही जाना था। अब मुझे क्या लिखनी है? इनकी कॉस्ट। भाई इनकी कॉस्ट, कॉस्ट किसकी होती है? जो यूनिट ओपनिंग होते हैं, जो यूनिट परचेज की होती है, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब इस टोटल कॉस्ट में किन किन की कॉस्ट शामिल होगी? इस ओपनिंग वाले यूनिट की कॉस्ट शामिल होगी और इस परचेज वाले की कॉस्ट शामिल होगी। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? ओके। इस 30 वाले ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 60,000। सही है। अभी सब कुछ कॉपी पेस्ट चल रहा है। देखो आपका मैक्सिमम सवाल यहीं से सॉल्व होना है, आपको खुद से तो कुछ नहीं लिखना, सब कुछ यहाँ से लिखा होगा, आपने बस देख देख के फॉर्मेट में रेलिवेंट जगह पर चीजें रख देनी है बस उठाकर। 360 की कॉस्ट कितनी है? 810। बस समझ आ रही है? ये दोनों पहले लिखता हूं। तो 30 यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? और 360 परचेजेस की कॉस्ट कितनी आई? 810,000, 8,10,000, 8,10,000। ये तो ओपनिंग यूनिट्स की कॉस्ट आ गई और परचेजेस कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट में ये दो कॉस्ट तो नहीं है, वो भी उसने कॉस्ट गिवन की हुई है। अब कौन सी कॉस्ट आई फर्दर? भाई 90,000 नॉन रिफंडेबल टैक्स में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो वो लिखें फिर शाबाश। तो 90,000 इसमें आ गया, प्लस 90,000 आ गया नॉन रिफंडेबल टैक्स। और भाई ट्रांसपोर्टेशन भी तो ये देखो ना, पार्ट 1 लिखा हुआ है, पार्ट 1 का ताल्लुक कॉस्ट के साथ है, पार्ट 1 का ताल्लुक कॉस्ट के साथ है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने हो गए? 36, 360 मल्टीप्लाई बाय 100, 36,000। 36,000। अब बताएं 36,000 को कैसे लिखूं? 36,000 लिख दूं या 360 मल्टीप्लाई बाय 100 करके लिख दूं? ऐसे सही है? अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है? कितनी आई? 9,96,000 या 9606, इस तरह का करके बताया करो। 9960, बस ठीक है। 996000। भाई यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। क्लोजिंग यूनिट हमारे पास 40 आए थे और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 996000 हो गई। यहाँ तक कोई परेशानी? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। अब आगे कॉस्ट पर यूनिट पे जाना है या नहीं जाना, ये फैसला एनआरवी करेगा। अगर एनआरवी टोटल में मिल गई तो ठीक है, टोटल कॉस्ट को कंपेयर करूंगा टोटल एनआरवी से। हालांकि मैंने टोटल एनआरवी यहाँ पे लिखा नहीं है, तो टोटल भी जा सकते हैं, पर यूनिट भी जा सकते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है अभी, ठीक है। अगर टोटल एनआरवी मिल गई तो मैं पर यूनिट को काट दूंगा यहाँ पे, तो टोटल एनआरवी लिख दूंगा यहाँ पे। डन। अच्छा, एनआरवी पर आ जाए।
जी, ओवरऑल यूनिट्स की कॉस्ट लेनी है हमने, और ओवरऑल यूनिट्स दो ही होती हैं, ओपनिंग और परचेजेस। जब मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो टोटल कॉस्ट में ए 30 यूनिट, ए के 30 यूनिट पड़े हुए थे ना, ए के 30 यूनिट पड़े हुए थे, तो इस 30 यूनिट की कॉस्ट होगी, और ये जो 360 यूनिट परचेज की है इनकी कॉस्ट होगी। तो इसके अलावा तो किसी और यूनिट की कॉस्ट नहीं आएगी ना मेरे पास। जी हाँ हाँ, हम क्लोजिंग यूनिट्स की ही निकालेंगे, क्लोजिंग यूनिट्स की ही निकालेंगे, तो क्लोजिंग यूनिट्स की ही निकालेंगे, लेकिन जो कॉस्ट लगी होगी, जो कॉस्ट लगी होगी वो ओवरऑल यूनिट्स पे लगी होगी। अभी हमने वो यूनिट्स माइनस कर दिए ना, यूनिट्स माइनस कर दिए, क्लोजिंग यूनिट्स निकले 40, क्लोजिंग यूनिट्स निकले 40। अब टोटल कॉस्ट में मुझे चाहिए क्लोजिंग यूनिट्स की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट को मैं ये वाली यूज तो कर ही नहीं पाऊंगा। समझ आ रही है? और क्योंकि जो 360 यूनिट सेल हुए वो किस कॉस्ट पर हुए ये हम नहीं करेंगे, इसलिए टोटल पर चलना हमारे लिए यहां से मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने आसानी के लिए इसको पर यूनिट पे ले आऊंगा। जब पर यूनिट पे ले आऊंगा उस पर यूनिट को डायरेक्टली 40 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाऊंगा। सेल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, सेल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सेल कॉस्ट गिवन नहीं है मेरे पास। सेल किस पर हुई, वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो तो सेल प्राइस है, कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं है, तो मैं टोटल पे नहीं चलूंगा, मैं फिर पर यूनिट भी आ जाऊंगा। अब ये हमें एग्जाम में सोचना है, बस समझ आई? इसलिए मैं चीजें लिख रहा हूं। नहीं रास्ते मिलेंगे तो हम दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। घर जाना ना, जिस सड़क से जाता था वो सड़क ब्लॉक है तो साथ वाली सड़क से चल जाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। बस समझ, ठीक है? तो भाई टोटल लिख लिया, पर टोटल से आगे क्वेश्चन मेरा चल नहीं पा रहा, तो भाई क्या करूंगा, कॉस्ट पर यूनिट में निकल जाऊंगा। ठीक है, अब उससे सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, सही है, गुड क्वेश्चन। सेलिंग कॉस्ट है ही नहीं, इसलिए हम वो माइनस नहीं कर पाएंगे। जनाब कॉस्ट पर यूनिट पे है, अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो बच्चों कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी इसकी, 996,000 डिवाइडेड बाय 2 करने हैं भाई, ओपनिंग कॉस्ट और परचेजेस कॉस्ट है, तो 30 प्लस 360 390। तो कॉस्ट पर यूनिट देखे कितना आता है, कॉस्ट पर यूनिट देखे कितना आता है, 2554 2554, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आराम से, 40 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट मेरे पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। अब मसला ये 2554 लूंगा या एनआरवी लूंगा, अब ये रह गया मुकाबला। बात समझ आ रही है? अच्छा अब आ जाएं एनआरवी पर, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट आ गया, अब मजबूरी है एनआरवी टोटल पर तो आ ही नहीं सकती, एनआरवी भी पर यूनिट पे लेके जानी पड़ेगी। एक ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखेंगे आती है, एक ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट देखेंगे आती है। 1015 को 1015,000 को 350 पे डिवाइड करें, कितना आंसर आ गया, 2900। तो हमारे पास हाँ पर यूनिट भी ऑब्वियस बात है, तो 2900 क्या आ गया हमारे पास, ये सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि एनआरवी आ गई। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एनआरवी में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऊपर पर यूनिट ऑलरेडी लिखा हुआ तो दोबारा पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आ गया, 2900 सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। अब इस सेल को करने के लिए हमारा एक पॉइंट नंबर 2 पे खर्चा हुआ था, एक कितना 150 पर यूनिट कॉस्ट टू सेल था, और ये एनआरवी में से क्या होगा, माइनस करेगा। तो करें माइनस, माइनस करते हैं, कॉस्ट टू सेल लिखना चाहें वो लिख लें, या उसके बाद डिलीवरी चार्जेस कुछ लिखना चाहें वो लिख लें, कॉस्ट टू सेल लिखना चाहें वो लिख लें, जो मर्जी लिख लें, इसकी कोई टेंशन नहीं है। कितना था हमारे पास, ठीक है, कॉस्ट टू सेल, सेलिंग कॉस्ट जो मर्जी लिख लें, 150 सेलिंग कॉस्ट। बताएं एनआरवी कितनी आई, 2750 2750। अब
एनआरवी पर यूनिट आ गया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब बताएं इन दोनों में से लोअर ऑफ कौन है? इसका मतलब ये जो 40 यूनिट है ये किस पे रिकॉर्ड होंगे? सर इसके ऊपर रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये जीत गया। जी समझ नहीं, वो करूंगा जब मैं ना ये करूंगा वैल्यूएशन में। अभी के लिए अगर डैमेज नहीं है, नॉर्मल गुड ले रहे हैं, तो नॉर्मल गुड में कॉस्ट जीत गया या एनआरवी जीत गया? कॉस्ट जीत गया क्योंकि कॉस्ट लोअर पर है। इसका मतलब मैं 40 को 2554 पर रिकॉर्ड करूंगा अगर तो डैमेज नहीं है। डन। अब मैं जब वैल्यूएशन करने लगा तो पॉइंट नंबर 3 ने कहा भाई ठहर जाओ, 25% तो गुड ए डैमेज है, 25% तो गुड ए डैमेज है, तो डैमेज की एनआरवी अलग होगी। वो कितनी है? 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। वो सेलिंग प्राइस के 60% पर सेल होगी। और आपको मैंने सीक्रेट बताया था, डैमेज हमेशा एनआरवी के ऊपर ही रिकॉर्ड होता है क्योंकि वो कॉस्ट से नीचे आ चुका होता है। ये बात समझाई थी आपको? यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। इसका मतलब इस 40 के, ये जो 40 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो 40 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, इसके 2 टुकड़े करने लगा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं। सारा सवाल नजर, 40 के 2 टुकड़े करने लगा हूँ। ये जो मेरे पास 40 यूनिट्स थे, इस 40 यूनिट के 2 हिस्से करूँगा। एक मेरे पास डैमेज गुड्स और एक मेरे पास नॉर्मल गुड। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड कितनी होगी? 75%। और डैमेज गुड्स कितनी होगी? परसेंटेज चेक कर लें, यही है। अच्छा, 40 का 75% करें क्या आता है? 30 यूनिट्स आते हैं। अच्छा, ये इतनी डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे हम डायरेक्ट ये करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 75% और डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय ये 2554 कॉस्ट। बात समझ आ गई? तो भाई ये जो नॉर्मल गुड हैं ये एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड होंगे या कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होंगे? ये कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होंगे। बात समझ आ रही मेरी? अच्छा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा? 2554। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। चेक करें क्या आता है आंसर। 7 भाई कैलकुलेशन सही करवाना यार। 30 मल्टीप्लाई बाय 2554 76620। पक्की बात है? चलो जी, 76620। अच्छा, 40 का 25% लें तो भाई 30 ये तो ये 10 ही आएगा। और आपको पता है 10 के लिए एनआरवी क्या होगी? इसकी एनआरवी क्या होगी? अगर आप सेपरेटली कैलकुलेशन करना चाहें तो आप सेपरेटली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 2900 का ये जो सेलिंग प्राइस है 2900 का, वो कितने पे सेल होगा? डैमेज गुड कितने पे सेल होंगे? 60% पे सेल होंगे। सो 2900 का जरा 60% लेके आंसर आता है 17। उसमें से 150 सेलिंग कॉस्ट माइनस करें तो कितना होगा? 1590। अच्छा, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो और अगर आप वर्किंग शो करवाना चाहो तो वर्किंग शो करवा भी सकते हो। तो ये जो एनआरवी आई, ये एनआरवी है नॉर्मल गुड की। किसकी है? नॉर्मल गुड की। ठीक है, और डैमेज गुड की एनआरवी क्या होगी? ये मैं वर्किंग बढ़ा रहा हूँ, वरना मैं इतनी वर्किंग नहीं करता। मैं तो डायरेक्ट फेस के ऊपर डैमेज गुड आ गया और डायरेक्ट उसको 60% सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके अल्लाह हाफिज़ आगे निकल जाता है। ठीक है, और अगर डैमेज गुड आ गई तो उसकी एनआरवी कैसी आएगी? सेलिंग प्राइस कितनी है? 2900 का 60%। कितना आंसर आया? 1740। और माइनस करूंगा उसमें से उसको भी बेच दिया ना। अगर बेच दिया तो उसको बेचने की कॉस्ट कितनी आई?
150, तो उसकी एनआरवी कितनी बन गई? 1590। तो ये कॉस्ट है और ये डैमेज की एनआरवी है, तो ऑब्वियस बात है डैमेज में तो हमेशा एनआरवी ने जीतना होता है क्योंकि वो डैमेज हो चुकी हुई है। तो 1590 से रिकॉर्ड करूँगा, तो 1590 दोनों को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई। जनाब कितनी आती है? 92520। ये मेरे पास आ गया ए का आंसर। ए को जो है मैं इस वैल्यू के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ तक देख लें, कोई बात समझने वाली हो, जो बात समझ ना आई हो पूछ लें मेरे से। चलें जी, ये आपके पास सारा सवाल आ गया। प्रोडक्ट बी सॉल्व करें अब, यहाँ तो कोई परेशानी? चलो प्रोडक्ट बी पे आ जाए। प्रोडक्ट बी पे जल्दी से क्लोजिंग यूनिट्स बताएं कितने आए हैं। बी के क्लोजिंग यूनिट्स ओपनिंग कितने हैं? 60। ओपनिंग कितने आ गए? 60 प्लस परचेज कितने किए हमने? 60 और 780 780 और सेल कितने किए? 800 हमने सेल किए। तो क्लोजिंग यूनिट्स कितने बच गए हमारे पास? इसके भी 40 बच गए। ठीक है, इसके भी 40 बच गए। अच्छा, कॉस्ट लें। 60 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 90, देन 1560, देन ऐड 150 और देन ऐड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। वो 100 पर यूनिट के हिसाब से जाएंगे। 780 मल्टीप्लाई बाय 100 जाएंगे जी। ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट कितनी आई जी बच्चों? 90,000। परचेजेस की कॉस्ट कितनी आई? 1560,000 और नॉन रिफंडेबल कितना है? 150,000। क्या हुआ? ठीक है, और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कितने हैं बी के? 150,000। सो 150,000 यहाँ पर आ गए प्लस, अच्छा इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई? 780 मल्टीप्लाई बाय 100, 78,000 आ गया। बस समझ आ रही है? 780 इंटू 100 कर दिया मैंने। जनाब तीनों को ऐड करें और चारों को ऐड करें तो बताएं टोटल कॉस्ट पेपर कितनी आई? 1878000। कॉस्ट पर यूनिट पे जाना है। 17800 को 40 से डिवाइड कर दें। 1878000 इनसे डिवाइड करना है, सॉरी 60 प्लस 780 से 840 बनता है दोनों। 780 प्लस 60 840 हो गया। 840 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई मेरे पास? 2236 आ गया।
2236। मेरा नहीं ख्याल कि बी के अंदर कोई वैरायटी लगाई है उसने, बी के अंदर कोई वैरायटी नहीं है। तो बी की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 2080,000 डिवाइड बाई 800, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ गई? 2600। सो 2600 उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई थी। तो बी की एनआरवी कितनी आ गई? सेल प्राइस कितनी आ गई? 2600 माइनस कर देंगे सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट सबकी कितनी आई है? 150। सो 150 माइनस करेंगे तो इसकी एनआरवी कितनी आ गई मेरे पास? 2450। 2450। कॉस्ट और एनआरवी दोनों का मुकाबला करवाएं, इनका इसका दोनों का मुकाबला करें, कौन जीता? फिर कॉस्ट जीत गई। तो इसका मतलब 40 के 40 यूनिट किस पे रिकॉर्ड होंगे? 2236 पर रिकॉर्ड होंगे। तो इसकी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आसान ही है। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी आई? 40 क्लोजिंग यूनिट्स हैं और कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2236। 2236 आंसर कितना आया? 89440। ये मेरे पास आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आ जाए पार्ट सी में, प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी में आ जाए, प्रोडक्ट सी के क्लोजिंग यूनिट्स पे आ जाए जनाब। 40 प्लस 560 माइनस 580, 20। अच्छा दोबारा लिख पाएँ कितना था? 40 प्लस 560 माइनस 580, आंसर इज, आंसर 20 आ गया। ठीक है। ओपनिंग की कॉस्ट 40 की कॉस्ट कितनी है 40 यूनिट को? 120 फिर 1820 प्लस 2 लाख। अच्छा जी, ओपनिंग की कितनी आई? 120। परचेज की कॉस्ट कितनी आई? 18-20,000। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ना 200,000, 2 लाख। राउंडिंग ऑफ 1000 पे नहीं चल रहा ना मैं, तो पूरी पूरी वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूनिट कितने मंगवाए? 560 इंटू 100 कर दूंगा जनाब। टोटल देखें, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? 2196,000। कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो क्या करूँगा? 2196,000 डिवाइड कर दूंगा 40 प्लस 560 600 से, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया मेरे पास? 3660। डन। अच्छा, सी में एनआरवी का मसला आया हमें, सी में एनआरवी का मसला आया कि पहले जो प्रोडक्ट सी की हमने कैलकुलेशन की थी, तो सी में सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या निकली थी? 4000। ऐसे ही है, 4000 पर यूनिट निकली थी। यानी कि एक चीज़ जो मैं 4000 की बेचता था, अब कितने की बेचूंगा? 3500 की बेचूंगा। इसका मतलब सी में अब सेलिंग प्राइस 4000 यूज़ नहीं करूंगा, अब क्या यूज़ करूंगा? 3500 यूज़ करूंगा। बस ये फ़र्क पड़ेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एनआरवी रिटर्न डाउन का मसला आएगा, एनआरवी रिटर्न डाउन का मसला आएगा। जो हमने कल जर्नल डबल एंट्री पढ़ी थी, एनआरवी रिटर्न डाउन लॉस हो जाएगा, नुकसान होगा, वहाँ पे यहाँ पे एनआरवी रिटर्न डाउन का मसला आएगा? नहीं आएगा बच्चों। एक चीज़ मैं 4000 की बेचता था, 3500 की बेच रहा हूँ, अभी भी कॉस्ट के ऊपर ही हूँ मैं। एनआरवी रिटर्न डाउन तब होगी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एनआरवी रिटर्न डाउन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगना।
यहाँ पे कुछ भी नहीं लगना, बस पहले 4000 ले रहे थे एक यूनिट का, अब एक यूनिट के ऊपर 3500 रुपये लेंगे, बस सिंपल इज दैट। ठीक है जी। अच्छा जी, सेल प्राइस बताएं क्या है? जी बच्चों, चले सी के लिए आ जाएं और प्रोडक्ट सी के लिए सेल प्राइस सबसे पहले लिखते हैं। सेल प्राइस कितनी हमारे पास आ गई? 3500 पर यूनिट, ये यूज करेंगे 3500, और लेस आपको पता वही करनी है आपने। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 150। एनआरवी कितना आया? 3350, 3350 ये आ गया। कौन जीत गया? जी जी, हमने इनके पहले 25% इन्वेंटरी खरीदी डैमेज हो गई, ये बात हमें साल के आखिर में ही पता चलेगी। तो क्या हमें हुआ? ये कैसे पता कि फिर कौन सी प्रोडक्ट? क्या कह रहे हो? हम कह रहे 25% एक इन्वेंटरी डैमेज है। हाँ, एक इन्वेंट्री डैमेज है, ये बात हमें साल के आखिर में पता चलेगी। साल के आखिर में पता चलेगी। ये कहाँ लिखा है? 25% का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम ए हैज बीन डैमेज ड्यू टू मिसहैपनिंग। अच्छा जी, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल होगी। 25% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आइटम ए, ठीक है। आइटम ए 40 यूनिट पड़े हुए थे, कहानी है। पहले अपना सवाल पूछ लो। साल के आखिर में पता चलेगी। फिर सर हमें तो सर ये मैं साल के आखिर में सारा काम कर रहा हूँ ना, ये मैं कौन सा जून के महीने में बैठा हुआ हूँ। ये क्लोजिंग स्टॉक जो मैं 40 निकाल रहा हूँ, ये 4000 का, 4000 का ना ना, हमने बेच दिया है, 4000 का बेच देंगे, वो तो बिक गया हुआ है। ये तो फ्यूचर में जो हम बेचेंगे ना, वो हम 4000 का नहीं बेच पाएंगे, वो हम बेचेंगे 3500 का। वो जो उससे पहले पहले सेल हो गया वो तो हो गया। ये तो अच्छा, हाँ तो बेच दिया तो कहानी खत्म हो गई, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है इस वक्त हम 31 दिसंबर में बैठे हुए हैं। अब 31 दिसंबर में चीज़ें तो बेचनी ही नहीं है, मतलब सुबह जो हम फ्यूचर में बेचेंगे जनवरी 2000, मान लो 31 दिसंबर 24 है, सुबह जनवरी 25 होगा, सुबह जनवरी 25 में क्या बेचेंगे? 4000 का या 3500? 3500 का। वो 4000 का तो हमने पूरे साल बेच ही दिया है, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो फ्यूचर में सुबह को, और सुबह कब होगी? 1 जनवरी को, और अभी हम बैठे हैं 31 दिसंबर को। क्लोजिंग स्टॉक तो ईयर एंड पे ही होएगा ना। ये जो 40 का मुझे पता चला, जून में तो नहीं पता चल सकता ना, नवंबर में भी नहीं, 31 दिसंबर को पता चलेगा। तो ये ऑब्वियस बात है ना, हम 31 दिसंबर में बैठे हैं, और सुबह क्या होगा? फ्यूचर होगा। हाँ, सुबह फ्यूचर होगा। जी जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? अगर हम फाइफो से करेंगे, अच्छा फाइफो से हमने ना, एफको वाली जम्पशन आसान है। फाइफो से तब करना है जब आपके पास पर यूनिट के डिफरेंट रेट होंगे, वो है आपके पास। मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना है? 300, परचेजेस कितने किए? 360। ओपनिंग का रेट क्या था पता है? नहीं। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, कोई मतलब नहीं। ओपनिंग के यूनिट्स भी पड़ी, ओपनिंग की कॉस्ट भी पड़ी हुई है, पड़ी हुई है। अच्छा, परचेजेस के यूनिट्स भी पड़े हैं, परचेजेस की टोटल कॉस्ट भी पड़ी, पर यूनिट पे आ सकते हैं। और फिर ये 350 यूनिट क्या हुए? सेल हुए। तो आप कह सकते हो यार 350 में से पहले 30 वाले गए होंगे, फिर ये वाले गए होंगे, रिमेनिंग बचेंगे। इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? सिंपल, टोटल कॉस्ट करो, टोटल यूनिट से डिवाइड करो, एफको से कर लो। इसलिए तो मैंने कहा क्वेश्चन साइलेंट है, एफको से जिंदगी आसान रहेगी। हाँ, वरना मुश्किल पड़ जाएगी। अब पर यूनिट में जाओगे तो वो फॉर्मेट बनाने में आपका 5 मिनट लग जाने। उसने बताया 5 एफ को, नहीं तो एफ को से कर लो। कोई 5 से भी करेगा, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, उसकी स्टूडेंट की अपनी थॉट है कि वो 5 एज अजम्पशन लेके चल रहा है। और आप ये बात कह दो उसको कि अज्यूम आई एम फॉलोइंग द एफ को मेथड फॉर दिस कैलकुलेशन, उसको बता दो
आई एम यूजिंग दी एफको मेथड फॉर दिस कैलकुलेशन, बता दो मैं एफको से चल रहा हूँ, तो आपका हो सकता है उसने FIFO से बनाया हो, लेकिन आपका सारा सवाल वो एफको से चेक करेगा, ठीक है, वो एफको से चला सकते हैं, एफको ईजी है, FIFO में मुश्किल में पड़ जाओगे आप, ठीक है। जब सब कुछ टोटल में पड़ा है, एवरेज जल्दी आ रहा है, पहले पर यूनिट में जाओगे, फिर देखोगे कौन सा यूनिट किस में से जा रहा है, तो आप तो यहाँ भी फंस जाओगे, 5-10 मिनट इधर लगा बैठोगे, आगे सवाल तो सारा आगे पड़ा, ठीक। इसलिए अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो एफ को आपको आसान सुकून से करके देगा, एफ को एवरेज रेट निकाल देता है, अब क्लोजिंग उस एवरेज रेट पे किधर गया, पर यूनिट, ठहरो, ये पर यूनिट एवरेज रेट आ गया, ये एवरेज रेट है ना, अब 40 ने इसी रेट पे जाना है, ये 40 ही रेट वाले बच्चे होंगे, और अगर FIFO होता तो 40 में से देखता कि हमने किस में से गए, तो 30 ऊपर में से जाते और 10 360 में से जाते, तो फिर मसला हो जाता ना। हाँ, होता वो भी सही, पर टाइम इतना नहीं है हमारे पास, हम आसानी की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, और कोई मसला यार, किसी के ज़हन में और कोई मसला मसाला आ रहा हो, आगे चलें। सी वाला कहाँ तक पहुंचा यार, सी में कौन जीता है, सी में एनआरवी जीता है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ठीक है, क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3350, इसका और मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है, तो क्लोजिंग यूनिट्स कितने थे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3350, आंसर कितना आता है जी, 67,000 आंसर आ गया जनाब, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और डी में तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी तो हो जाएगा, चलो जल्दी डी कराओ यार, खत्म करें इसको, डी में आ जाए, पार्ट नंबर आइटम नंबर डी, ठीक है आ जाए भाई, ओपनिंग यूनिट डी के, और परचेज कितने की है डी, 60, ऐसी है 600, और बेचे कितने हैं 350, तो क्लोजिंग आ जाएगा 80 प्लस 600, ठहरो यार, 80 प्लस 600, बेचे कितने हैं 350, बच कितने गए 330 बच गए, 330, अच्छा जी, ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है, 80,000 की कॉस्ट कितनी आई 2 लाख, और 60,000 की 1650, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का नहीं है, तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें ऐड कर दूंगा मैं, ये वाली, ठीक है, तो 2 लाख प्लस 1650, अच्छा जी, किधर गया, 2 लाख प्लस 1650 000, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस नहीं है, तो 600 के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 लगी, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, हाउ मच 1910 ये हमारे पास आ जाएगा, डन। अच्छा जी, अब आ जाए कॉस्ट पर यूनिट पे, कॉस्ट पर यूनिट पे आ जाए भाई, टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 1910 डिवाइडेड बाय 680, इन दोनों को लेना है 680, ये एफको मेथड आ गया, टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट, ये एफको मेथड ऐसे ही करते थे ना हम, ये एफको मेथड चल रहा है, और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई 2809, अब रह गया एनआरवी, एनआरवी के लिए आ जाएगी सेल प्राइस, सेल प्राइस आ जाए, चलें जी, सेल प्राइस क्या है इसकी, लास्ट वाले 3300, माइनस कर दूंगा सेलिंग कॉस्ट, हाउ मच 150, जनाब एनआरवी कितना आ गया 3150, कौन जीता, कॉस्ट जीत गया, तो 330 मल्टीप्लाई बाय 280, मेरे ख्याल में इसमें कोई वैरायटी नहीं है, 330 मल्टीप्लाई बाय 2809, 2809, आंसर कितना आया जी 7890
481, कुछ ज़्यादा नहीं आ गया? 7 लाख, हाँ, 926, 972, 970। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट पर आ जाए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमने क्या कर लिया, वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट कर ली ईच प्रोडक्ट की, कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो 31 दिसंबर 2007, इसका मतलब हम 31 दिसंबर की रात बैठे हुए हैं और उस रात बैठकर ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उस रात में हमने बैठकर जो अपनी प्रोडक्ट ए है उसको कितने पे रिकॉर्ड किया, 92520 पर, और बी को 89440, सी को 67 पर, और डी को 92970 पर। और ये हमारे सारे क्वेश्चन का सलूशन आ गया। ऑनलाइन वालों को तो इतना निन्ना मुन्ना सा मुश्किल ही नज़र आएगा। तो देख लो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लो। ठीक, ये सारा सवाल है, और इस सवाल में अगर कोई कंसेप्ट कोई भी चीज़ पूछना बच्चा पूछ लो। रिफंडेबल नहीं नहीं नहीं, उसने कमेंट्स ही नहीं पूछे ना कि यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैंने बताया था डिसीजन मेकिंग एक चैप्टर रहेगा रेलिवेंट कॉस्टिंग, उसमें पूछेगा कौन सी चीज़ रेलिवेंट है इरेलीवेंट है, क्यों, कमेंट्स करें। तो जहाँ पे वो कमेंट्स किएगा ना, तो तब हम कहेंगे कि हमने रिफंडेबल टैक्स को इग्नोर किया बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। यहाँ पे कमेंटिंग नहीं करनी, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है हमें सर। एनआरवी रिटर्न डाउन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 3500 है, ये जो 3500 है, जो 3500 है, बच्चों प्लीज यहां पे जरा ये बात सुन लें। सी पे एनआरवी रिटर्न डाउन क्यों नहीं लगा, चेक करें। अगर तो सेल प्राइस होती, अगर तो सेल प्राइस होती 3500 और कॉस्ट कितनी है इसकी 3660, इसका मतलब ये सेल प्राइस कॉस्ट से कम हो गई, एनआरवी रिटर्न डाउन आ गया यहाँ पे। तो ये एनआरवी रिटर्न डाउन जो है, अगर तो नॉर्मल होता, अगर तो नॉर्मल होता तो एफएच कंट्रोल में डाल देता, यानी कि प्रोडक्ट के कॉस्ट का हिस्सा बनाता, यानी कि कॉस्ट का हिस्सा बना देता। और अगर ये नॉर्मल होता तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस बुक कर लेता। लेकिन मसला ये है कि 3500 तो है ही नहीं है, एनआरवी कितनी है 3350, ये कॉस्ट से, ये कॉस्ट से क्या है, ये कॉस्ट से कम है। अगर ये कॉस्ट से कम है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एनआरवी रिटर्न डाउन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये जो लॉस होगा, अगर तो ये नॉर्मल है तो एफओएच में हम इसको ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल होगा और प्रॉफिट एंड लॉस में इसको एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। पर अभी ये रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की नहीं है। यही वाला सवाल, ये एनआरवी, ये वाला सवाल पास पेपर में एक सवाल आएगा, यही एडजस्टमेंट में वहां पे फिर मैं एनआरवी रिटर्न डाउन की ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये वैल्यूएशन करनी है। अब वैल्यूएशन में एनआरवी ये है और कॉस्ट वो है, इसका मतलब एनआरवी कॉस्ट से कम हो गई तो मैं इसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। अगर तो इसी की एग्जामिनर मुझसे डबल एंट्री भी मांगता तो फिर एनआरवी रिटर्न डाउन का मैं एक्सपेंस भी लॉस बुक करता, इन दोनों के डिफरेंस का करूंगा। पास पेपर एक सवाल आएगा जिसमें एनआरवी रिटर्न डाउन का मसला आएगा, वहां पे मैं आपको उसकी डबल एंट्री सिखाऊंगा। अभी क्यों नहीं सिखा रहा, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की एनआरवी की एडजस्टमेंट की नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की है। और अगर जर्नल एंट्री होती तो यहाँ पे मैं एनआरवी रिटर्न डाउन करता, अभी क्यों नहीं कर रहा, फिर भाई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ठीक है। और कोई सवाल इससे मतलब, ये एक पेज पे आ जाएगा आपका, आपके पास जो है एक पेज पे आ जाएगा। अगर 2 पेज भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, 4 पेजेस पे आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है। ये अभी मैंने एक सवाल इसको इस तरह से करवाया है, इसी तरह का एक सवाल होगा, उस पर मैं फाइफो लगाऊंगा, उसमें मैं क्या लगाऊंगा, फाइफो लगाऊंगा। वो फाइफो इस कॉलम में एडजस्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में होगा क्या, ये जो टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है ना, सॉरी ये जो कॉस्ट पर यूनिट वाला कॉलम है, यहां पे तो कॉस्ट पर यूनिट में क्या किया मैंने, टोटल कॉस्ट
ये कॉस्ट पर यूनिट में मैंने ये क्या लगाया, एफ को लगाया ना, टोटल कॉस्ट टोटल यूनिट, तो आंसर आ गया। वहां पर फाइफो लगेगा, वहां पर फाइफो लगाने के लिए ये कॉलम छोटा बन जाता है। वहां पे मैं क्या करूंगा, एक पेज के ऊपर प्रोडक्ट ए आएगी, नीचे वाले पेज पे प्रोडक्ट बी, अगले वाले पेज पे सी, अगले वाले पेज पे डी, यानी कि 2 सफ़े पे ए बी सी डी वाला सवाल हल होगा। वहां पे फॉर्मेट बदल दूंगा थोड़ा सा। कॉलम के हिसाब से कह रहे हैं हम्म। कि एक पे मैक्सिमम 4 कॉलम आएंगे, तो अगले पेज पे करेंगे। अगर आपको इस फॉर्मेट में डिफिकल्टी आ रही है तो आप छोटे कोशिश करें कॉलम श्रिंक कर लें, नहीं कर लें तो अपने पेज को हॉरिजेंटली यूज कर लें, वर्टिकल यूज ना करें ना, हॉरिजेंटली यूज कर लें। आइका का पेज भी हॉरिजेंटली यूज करें तो आइका बुरा नहीं मानेगा। मतलब अगर वर्टिकली, यार ये पेज दी जरा मुझे, नहीं ये नोट्स, वर्टिकल अगर सवाल नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, ऐसे तो कॉलम बन जाएगा ना ढेर सारे, ऐसे सवाल अलग, ऐसे कर लो, मसला नहीं। अगर किसी बच्चे को हॉरिजेंटल करने में शर्म आ रही है तो इसी तरह का एक सवाल में डिफरेंट फॉर्मेट से करवा दूंगा, सही है। उसमें क्या होगा, पहले हमने ए सॉल्व किया होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, उसमें पर इस तरह का फॉर्मेट नहीं बना होगा, ए बी सी डी को अलग अलग करेंगे। अगर आप कहते हैं तो मैं अगला सवाल उस तरीके से फॉर्मेट से करवा दूंगा। यही सही है, ठीक है, आगे चले अगले सवाल पे आ जाए जल्दी जल्दी भाई। 30% किसको, 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 नॉर्मल यूनिट्स है, तो नॉर्मल यूनिट की कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला करवाना है ना। अच्छा, तो नॉर्मल यूनिट की कॉस्ट देखते हैं क्या है, आओ जरा, नॉर्मल यूनिट की कॉस्ट कितनी है और नॉर्मल यूनिट की एनआरवी कौन है, 2750, तो इन दोनों में से लोअर कौन है, 2550, तो 2550 पे जाऊंगा ना। तो हाँ, तो नॉर्मल यूनिट के लिए मैंने किसको लिया, कॉस्ट को लिया, जबकि डैमेज यूनिट के लिए किसको लिया, एनआरवी लिया, तो टोटल ये आ जाएगा। जी भाई, आप सवाल पूछ रहे थे। अलग अलग वर्किंग में करके कर सकते हैं सवाल। हाँ अलग अलग कर सकते हो, या पहले प्रोडक्ट ए सारी के सारी यहाँ तक, फिर बी, फिर सी, फिर डी, अलग अलग कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, आप अलग अलग ही करोगे। देखो ये फॉर्मेट बनाना, ये बच्चे नहीं बना पाते फॉर्मेट, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं ना, हमें तो पता है हमारी चीज़ें कंट्रोल में है, ठीक है, तो हमें पता है इसके कॉलम बनने हैं। अब बच्चों को क्या पता है कौन सा कॉलम आगे चलना है, तो बच्चा अपना स्टूडेंट वाइज हमेशा प्रोडक्ट वाइज चलती हो, पहले प्रोडक्ट ए, फिर प्रोडक्ट बी, फिर प्रोडक्ट सी, फिर प्रोडक्ट डी, ये भी सही है, लेकिन अगर फॉर्मेट बन जाए तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पास पेपर में एक सवाल है जिसको मैंने खुद 2 तरीकों से सॉल्व करके दिखाया हुआ है, एक इस तरीके से और एक नए तरीके से, ठीक है, वो मैं आपको नया सवाल नए तरीके से करवा देता हूँ ताकि दोनों आप देख लो, ठीक है, फिर फाइनल आप डिसाइड कर लेना सर ये वाला तरीका सही है। सर पास पेपर के क्वेश्चन पे आ जाएं, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, ये R1 के क्वेश्चन है, ये भी FAR1 का क्वेश्चन था, ये CMA क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री रिलेटेड FAR1 का क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोगों ने करना है, खुद सॉल्व करना है, और इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है किड्स पार्टी वाला, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने करना है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, ठीक है। अच्छा, पास पेपर पे चलते हैं, सिर्फ 10 मिनट है, हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है, और कल वाले क्वेश्चन को मैं आपको डिफरेंट फॉर्मेट से करवाऊंगा। अभी क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं ताकि कल क्वेश्चन पढ़ने का टाइम हमारा बच जाए। अच्छा जी, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हमारे सारे कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो गए, ठीक है, और लास्ट हमने एनआरवी का तगड़ा वाला सवाल भी देख लिया R1 का। नाउ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पास पेपर पे चलते हैं, ठीक है, और ये टॉपिकल पास पेपर हैं, यानी कि चैप्टर वाइज पास पेपर्स होंगे, सिर्फ इसमें सारे पास पेपर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ही होंगे। सबसे पहले वाला पास पेपर जो हम कल करेंगे, आज से डिस्कस करेंगे कल स्प्रिंग 2010 वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग 2010 में हमारे पास, ये मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि घर जाके आप, अच्छा वो जो मैंने 2 होमवर्क दिए ना वो आराम से कर लीजिए, वो कोई टेंशन नहीं है, पर आज जाके आपने इसको करना जाके पहले ये कर लें, फिर उन दोनों में से क्वेश्चन नंबर 9 कर लें एक,
ज़्यादा हो गया? वो जो 2 होमवर्क हैं वो ना करें, कल के लिए ये वाला होमवर्क है आपका। बात समझ आ गई? वो मैं अगले दिन दे दूंगा। ये आप लोगों ने ट्राई करके नहीं, कल मैं ये सवाल करवाऊंगा, आप लोग खुद ट्राई करके आएंगे, कल मैं ये सवाल करवाऊंगा ताकि डिस्कशन तगड़ी हो सके। ठीक है? अच्छा, ABCD 4 प्रोडक्ट है हमारे पास। अच्छा, ओ इजी 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 इजी। अच्छा भाई, 4 प्रोडक्ट है हमारे पास। भाई हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स में यूनिट्स भी हैं, ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट भी है, और ओपनिंग यूनिट की NRV है। ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट और NRV देने का क्या मकसद था? वेल डन। जिस तरह क्लोजिंग लोअर ऑफ में जाएगा, इस तरह ओपनिंग भी लोअर ऑफ में जाएगा। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने यूनिट्स बनाए, और जितने यूनिट्स बनाए ये उनकी कॉस्ट आ गई। बात समझ आ रही? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये NRV का हिस्सा बनेगा। अब बच्चों हाँ या ना? हाँ, ये NRV का हिस्सा बनेगा। फिर क्लोजिंग यूनिट्स उसने बने बनाए दे दिए, क्लोजिंग यूनिट्स उसने बने बनाए दे दिए। आपको क्या लग रहा है वो आसानी कर रहा है? हो सकता है आसानी कर रहा हो। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, अगर मार्केट से एक यूनिट खरीदे तो कितने का पड़ता है? 10.5 का, यानी कि ये परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आई? 10, यानी कि NRV उसने पर यूनिट दे दी। NRV की कैलकुलेशन के लिए सेलिंग प्राइस किस में दे दी? पर यूनिट में दे दी। डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में कितने डैमेज गुड्स पड़े हुए हैं? A में 300, B में 600, बस ठीक है। आगे वो जो डैमेज यूनिट्स हैं, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट। अब यहां पे ना ICAP के सोल्यूशन में और हमारे सोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ICAP का मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा, पर हमने ICAP के सोल्यूशन की तरह चलना नहीं है इस सवाल में। जो डैमेज यूनिट है, क्या वो नॉर्मल यूनिट का मुकाबला कर सकते हैं? तो ICAP ने अपना सोल्यूशन भी किया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो हम डैमेज यूनिट की NRV अलग कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल यूनिट की NRV अलग कैलकुलेट करेंगे। ये जो डैमेज यूनिट हैं, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट, अगर मैं डैमेज यूनिट को रिपेयर कर दूं, तो वो सेल हो जाएंगे। अगली बात जो ICAP ने यहाँ पे की हुई है, क्या मैं डैमेज यूनिट को रिपेयर कर दूं फिर सेल करूं, तो क्या वो नॉर्मल गुड का मुकाबला कर लेंगे? फिर सही होने के बाद भी कर लेंगे? ICAP कहता कर लेंगे, पर लॉजिकल नहीं कर पाएंगे। डैमेज यूनिट सही तो हो जाएंगे, पर वो नॉर्मल गुड का मुकाबला नहीं करेंगे। इसलिए सेलिंग प्राइस नॉर्मल की अलग रखेंगे और डैमेज की अलग रखेंगे। अगला जो इस सवाल में ट्विस्ट है, A और B को FCO से करना है, जबकि C और D को FIFO मेथड से करना है। ये सबसे अच्छी बात है इस सवाल में, करना ये भी है। चलो कल ये करवा दूंगा, आप लोग 9 और 10 कराइएगा। कितने चला? ठीक है, अल्लाह हाफिज।